आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 12। जो रिमेनिंग पार्ट उसका बचता है। पिछले लेक्चर में हमने ओम्स लॉ के बारे में स्टडी किया। आज हम करेंगे रजिस्टर्स इन सीरीज इन पैरेलल। तो देखो, पहले हम देखते हैं रजिस्टर्स को जब सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो कैसे कैसे रजिस्टेंस की वैल्यू जो है डिफर करती है। तो देखो, पहले 3 रजिस्टेंस लेते हैं। एक है जिसका रजिस्टेंस है R1, दूसरा रजिस्टर है जिसकी वैल्यू R2 है, थर्ड वन इज R3। पूरा सर्किट हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है। बैटरी है, की है, एमीटर है, यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाया है तीनों रजिस्टेंसेस के अक्रॉस। तो क्या करते हैं, अगर इस एमीटर को हम यहाँ पे कहीं भी अगर इन दोनों रजिस्टेंस के बीच में मान लो यहाँ पे अगर प्लेस करते हैं, यहाँ पे ना करने की बजाय, या फिर यहाँ पे करते हैं, कहीं भी करते हैं सर्किट में इस एमीटर को हम प्लेस, तो जो वैल्यू है करंट की वो अलग अलग नहीं आती है। हर पोजीशन पे जो करंट की रीडिंग है एमीटर में वो सेम आएगी। तो इस एक्सपेरिमेंट से क्या पता चलता है, इट इज ऑब्जर्व दैट एमीटर रीडिंग इज सेम इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स पोजीशन। मतलब जो एमीटर रीडिंग है वो हर जगह सेम आएगी इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स पोजीशन। मतलब पोजीशन पे डिपेंड नहीं करेगी कि इसकी पोजीशन कहाँ है कहाँ नहीं है, इसको हम कहीं भी प्लेस कर सकते हैं। तो देखो फिर क्या नेक्स्ट क्या किया, यहाँ पे R1 रजिस्टर है, R2 रजिस्टर है, R3 रजिस्टर है, वहीं एमीटर है, की है, बैटरी है। फिर क्या किया, सबसे पहले रीडिंग नोट की एमीटर की, जब वोल्ट मीटर को सिर्फ R1 के अक्रॉस लगाया है तो रीडिंग नोट करते हैं एमीटर में। फिर सेकंड केस में क्या करते हैं, V2 लेते हैं रजिस्टर R2 के अक्रॉस, इन दोनों को नेग्लेक्ट कर देते हैं, फिर रीडिंग नोट करते हैं। फिर थर्ड केस में क्या करते हैं, वोल्ट मीटर को हम कनेक्ट करते हैं इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, फिर रीडिंग नोट करते हैं। तो क्या मिलता है कि जो टोटल रेजिस्टेंस आता है अक्रॉस दीज 3 रजिस्टर्स, जिसकी वैल्यू V है, यहाँ पे जो देखा था V वैल्यू थी, वो किसके इक्वल आता है, इन तीनों वोल्टेज के सम के इक्वल। मतलब V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ये तीनों जो वोल्टेजेस हैं ये अलग अलग रजिस्टर्स के अक्रॉस थी, और ये तीनों वोल्टेजेस किसके इक्वल आती है, जो टोटल वोल्टेज है इन तीनों के अक्रॉस जो एक सिंगल वोल्ट मीटर हमने लगाया था उसके इक्वल आती है। तो देखो V क्या होता है, ओम्स लॉ से हम बता सकते हैं V क्या होता है, IR होता था हमारा। तो जो ये V है इसकी जगह हम IRS लिख सकते हैं, क्योंकि ये टोटल वोल्टेज था। तो यहाँ पे हम टोटल रेजिस्टेंस लिख सकते हैं R की जगह। V1 की जगह क्या हो गया, आवाज आ रही है, आवाज तो जो टोटल वोल्टेज है वो इन तीनों अलग अलग वोल्टेजेस के सम के इक्वल है। V इज इक्वल्स टू IRS है। RS क्या है, क्योंकि यहाँ पे टोटल वोल्टेज है इसलिए रेजिस्टेंस भी हम टोटल ही लेंगे। RS ही टोटल रेजिस्टेंस है, मतलब इन तीनों का सम। V1 को हमने ले लिया IR1 के इक्वल, V2 को ले लिया IR2 के इक्वल, V3 को ले लिया IR3। I यहाँ पे क्योंकि हमने देखा था I की वैल्यू जो है वो सेम आएगी हर जगह पे, इसलिए यहाँ पे हमने I1, I2, I3 नहीं लिया है, क्योंकि ये सेम है। इसकी वैल्यू हमने सिर्फ एक ली है, दैट इज इक्वल्स टू I। फिर यहाँ पे क्या किया, IRS इज इक्वल्स टू I कॉमन ले लेते हैं इन तीनों से, ये अंदर आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। इस I से इस I को हम कैंसिल कर देते हैं, तो जो वैल्यू आती है वो आएगी RS इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। मतलब ये तीनों जो अलग अलग रेजिस्टेंस का सम है वो टोटल रेजिस्टेंस के इक्वल आता है, दैट इज इक्वल्स टू RS। और इस RS की वैल्यू हमेशा ये जो अलग अलग रेजिस्टेंसेस हैं इनसे हमेशा बड़ी आएगी। मतलब RS की वैल्यू R1 से हमेशा ग्रेटर देन रहेगी, ऐसे ही R2 से बड़ी रहेगी, ऐसे ही R3 से बड़ी रहेगी। तो ये बात हमने की सीरीज में जब रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं तो उस टाइम पे हम रेजिस्टेंस को कैसे निकाल सकते हैं, RS इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अब देखते हैं रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल। तो पैरेलल में क्या होता है, देखो यहाँ पे तो हमने सीरीज में कनेक्ट किया था, यहाँ पे पैरेलल में लगाते हैं इसको। एक यहाँ पे लगाया, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, इनके अक्रॉस वोल्टमीटर लगाते हैं, दैट इज V। ये की है, बैटरी है, एमीटर है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। क्या होता है देखो, इसमें वोल्ट मीटर को अगर यहाँ पे वोल्ट मीटर को अगर यहाँ पे कहीं भी लगाते हैं, कहीं भी लगा देंगे, मान लो यहाँ लगा दिया या फिर यहाँ लगा दिया, इसके अक्रॉस या इसके अक्रॉस कहीं भी लगा देते हैं इस सर्किट में, तो इसकी जो वैल्यू है वोल्ट मीटर में, जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है वो अलग अलग नहीं आती है, वो हर जगह पे सेम ही आएगी। मतलब इस केस
यहाँ पे भी रह सकता है, जो हमने अभी सर्किट किया था यहाँ पे लगाया हुआ था, कहीं भी लगा सकते हैं वोल्ट मीटर को, दैट डजंट मैटर। यहाँ पे हमने क्या किया, एमीटर को इस रजिस्टर के अक्रॉस लगा दिया, मतलब यहाँ पे सीरीज में इसके साथ लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे करंट की जो वैल्यू आएगी वो अलग आएगी। मान लो यहाँ पे वैल्यू आई है करंट की I1, इस एमीटर को मान लो इस रजिस्टर के अलोंग लगाते हैं, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। R1 के साथ सीरीज में जो एमीटर को लगाया है तो I1 करंट मेजर किया एमीटर ने, R2 के अक्रॉस लगाते हैं तो मान लो I2 करता है, R3 के साथ लगाते हैं सीरीज में तो I3 करता है, ठीक है। मतलब जो करंट की वैल्यू आएगी पैरेलल में हर एक रजिस्टर के साथ वो अलग अलग आएगी, सेम नहीं आती है। लेकिन यहाँ पे जब तीनों करंट मिलेंगे, मान लो ये यहाँ I2 आएगा, यहाँ I3 आएगा, तो जंक्शन के बाद यहाँ पे जो ये मिलके आगे जाएंगे वो वैल्यू I आएगी। मतलब I इज इक्वल्स टू I1, I2, I3। ये जो टोटल I यहाँ आएगा जंक्शन पे मिलने के बाद जो करंट फ्लो करेगा सर्किट में, उसकी वैल्यू इन तीनों अलग अलग जो करंट है इनकी वैल्यू इनके सम के इक्वल आएगी, टोटल करंट की वैल्यू। तो ये हमने लिख दिया यहाँ पे। फिर देखो वहीं ओम्स लॉ से क्या कर सकते हैं, ओम्स लॉ क्या था, V इज इक्वल्स टू आई आर था, I क्या हो जाएगा V बाई R। तो यहाँ पे I की जगह V बाई आर पी कर दिया। RP यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पैरेलल रेजिस्टेंसेस को कर रहा है, जो टोटल रेजिस्टेंस है पैरेलल में। I1 की जगह लिख देंगे V बाई R1, I2 की जगह V बाई R2, I3 की जगह V बाई R3 आ जाएगा। V क्योंकि यहाँ पे अलग अलग नहीं है, डिफरेंट वैल्यू इसकी नहीं आएगी, सेम वैल्यू आएगी, इसलिए V हमने एक ही दिया है। ऐसा हमने नहीं किया है कि हाँ V1 किया है, V2 किया है, V3 किया है, ये सेम रहना है। सिर्फ R1, R2, R3 और ये हमने अलग अलग लिए हैं। फिर क्या हो जाएगा, ऐसे ही V को हम यहाँ पे कॉन्स्टेंट बाहर ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, अंदर बच जाएगा V बाई R1, यहाँ पे V बाई R2 बच जाएगा, V बाई R3 बच जाएगा। यहाँ से V कैंसिल कर देंगे, 1/RP इज इक्वल्स टू 1/R1, R2, R3 ये आ जाएगा। पैरेलल में जब हम बात करते हैं रजिस्टर्स की, उस केस में क्या आ जाएगा, जो टोटल रेजिस्टेंस होता है पैरेलल में वो किसके इक्वल आता है, रेसिप्रोकल आ जाएगा रेजिस्टेंसेस के, जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस है उनके रेसिप्रोकल के। फिर बात आती है देखो सीरीज में अगर हम रेजिस्टर्स को कनेक्ट करते हैं उसके कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। कैसे, हमने पढ़ा कि सीरीज में जो करंट की वैल्यू है वो सेम रहती है, अलग अलग नहीं आती है, लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वैल्यू अलग अलग आती है। तो अगर सीरीज में हमने किसी दो कंपोनेंट्स को मान लो यूज कर दिया, एक जगह हीटर लगा दिया सीरीज में, उसके आगे बल्ब लगा दिया, आगे कोई और कंपोनेंट लगा दिया, तो वो इनसफिशिएंट होता है। कैसे, क्योंकि करंट सेम जाएगा इन तीनों में से, इसमें से जो पास होगा वही इसमें जाएगा, वही नेक्स्ट में जाएगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि इस कंपोनेंट को जो करंट की रिक्वायरमेंट है, जितना करंट चाहिए है उतना ही इसको चाहिए, ये जरूरी नहीं है। तो ये इम्प्रैक्टिकेबल होता है कि हम सीरीज में अलग अलग कंपोनेंट्स को लगाएं। वो इम्प्रैक्टिकेबल होता है क्योंकि जो करंट की वैल्यू है वो सेम होती है सीरीज में, जो कि हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती है हमारे कंपोनेंट्स की, क्योंकि हर कंपोनेंट्स को अलग अलग करंट की रिक्वायरमेंट होती है। फिर दूसरा जो डिसएडवांटेज है सीरीज का वो क्या हो जाता है, मान लो ये कंपोनेंट फेल हो गया, काम करना इसने बंद कर दिया, डैमेज हो गया बाय सम रीजन, तो क्या हो जाएगा, ये सर्किट ब्रेक हो गया, मतलब करंट जो है वो आगे फ्लो नहीं कर पाएगा, दूसरे कंपोनेंट्स तक नहीं पहुंच पाएगा। तो ये इसकी दूसरी डिसएडवांटेज हो जाती है। व्हेन वन कंपोनेंट फेल्स टू वर्क द सर्किट इज ब्रोकन, सर्किट ब्रोक हो जाएगा और उसमें से करंट जो है वो आगे फ्लो नहीं कर पाएगा जो हमें चाहिए होगा। तो इसलिए हमें कंपोनेंट्स को अच्छे से वर्क कराने के लिए रजिस्टर्स को, जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं उनको पैरेलल में कनेक्ट करना चाहिए रादर देन इन सीरीज। देखो अब आगे हम करते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि जो इलेक्ट्रिक करंट है उसका क्या हीटिंग इफेक्ट होता है, कैसे वो हीटिंग इफेक्ट को जो है करता है करंट। As we know, to maintain the current, the source has to expend energy. करंट को फ्लो करने के लिए, मेंटेन रहने के लिए सर्किट में जो सोर्स है उसको कुछ एनर्जी एक्सपेंड करनी पड़ती है, खर्च करनी पड़ती है, तभी जाके जो करंट है वो मेंटेन होता है सर्किट में। जब तक सोर्स कोई एनर्जी सप्लाई नहीं करेगा तब तक करंट मेंटेन नहीं होगा। तो जो एनर्जी को एक्सपेंड करता है सोर्स, उस एनर्जी का कुछ पार्ट तो यूज हो जाता है मैकेनिकल वर्क करने में। जैसे फैन है, फैन रोटेट करता है तो फैन की ब्लेड को रोटेट करने में जो मैकेनिकल वर्क हो रहा है वो एनर्जी की वजह से ही हो रहा है। तो कुछ जो पार्ट है एनर्जी का वो मैकेनिकल
वर्क करने में यूज़ हो जाता है, और जो कुछ रिमेनिंग पार्ट होता है उससे क्या हो जाता है, जो हमारे कंपोनेंट्स होते हैं वो गर्म हो जाते हैं, हीटअप हो जाते हैं। तो यही है, ए पार्ट ऑफ एनर्जी इज यूज्ड to do mechanical work while other part is used to heat up the component, that is the source energy continually gets dissipated in form of heat। कि जो सोर्स एनर्जी होती है वो लगातार किसकी फॉर्म में डिसिपेट होती रहती है, हीट की फॉर्म में, और इसी को बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। तो देखो क्या होता है, P इज इक्वल्स टू, P क्या होता है, पावर को हम कैसे डिफाइन करते हैं, हमने 8th क्लास में भी किया है, 9th में भी किया है, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर, कि जिस रेट से वर्क हो रहा है, वर्क जितने टाइम में होता है उसको बोलते हैं पावर। तो P इज इक्वल्स टू वी क्यू बाई टी, ये वी क्यू है हमारा वर्क डन, क्योंकि P क्या होता है, P होता है W बाई टी, वर्क डन पर यूनिट टाइम। W जो है वो इक्वल है वी क्यू के, और Q बाई टी होता है I, तो ये जो पावर है ये इक्वल आ जाएगी वी आई के। फिर देखो एनर्जी जो है, एनर्जी डिसिपेट जो हो रही है सर्किट में, वो क्या होगी, पावर इनटू टाइम, कि कितने टाइम में कितनी पावर जो है वो डिसिपेट हो रही है सर्किट में, वो होती है एनर्जी। तो E इज इक्वल्स टू पी इंटू टी, पी हमने यहाँ पे निकाला है वी आई, तो वी आई इंटू टी दैट इज वी आई टी, एनर्जी और हीट। H इज इक्वल्स टू, देखो V की जगह ओम्स लॉ से V को हम IR लिख सकते हैं, V को IR लिखेंगे तो IR इंटू आई स्क्वायर आर हो जाएगा, तो H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी आ जाएगा, और यही होता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। फिर देखो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग जो है, इसकी कुछ एप्लीकेशंस है, जैसे फर्स्ट है आयरन, टोस्टर, ओवन, केटल, ये सारे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स हैं, जो कि इलेक्ट्रिसिटी जब पास होती है तो ये हीटअप होते हैं, ये सारे इसी इफेक्ट पे बेस है। फिर सेकंड है टंगस्टन, टंगस्टन फिलामेंट जो इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 3380 डिग्री सेल्सियस, एक हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका। ऐसा तो नहीं होता है कि जब इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है बल्ब में वो तभी मेल्ट हो जाता है, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट इस फिलामेंट का, इस मटेरियल का, टंगस्टन का बहुत हाई होता है, इसलिए इसको हम जो बल्ब है उसके अंदर यूज करते हैं ड्यू टू इट्स हाई मेल्टिंग पॉइंट। फिर थर्ड है फ्यूज, क्योंकि ये भी हीटिंग इफेक्ट पे ही काम करता है, जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो ये टंगस्टन जो फिलामेंट है ये ग्लो करता है, और ग्लो करने की वजह से ये जो लाइट है रेडिएट करता है ये। फिर थर्ड है फ्यूज, जो घरों में फ्यूज का यूज करते हैं, फ्यूज का क्या काम होता है, फ्यूज हमारे जो अप्लायंसेज होते हैं घरों में, होम्स में, उन अप्लायंसेज को खराब होने से, डैमेज होने से रोकता है, क्योंकि जब इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई कम या ज़्यादा होती है उस केस में ये क्या ब्रेक हो जाता है फ्यूज, और ये करंट को आगे फ्लो नहीं होने देता है। क्यों, क्योंकि फ्यूज जो है सीरीज में कनेक्ट होता है अप्लायंस में। हमने पढ़ा था अभी जब रजिस्टर्स की बात की थी, पैरेलल में जब कनेक्ट होता है तो करंट फ्लो करेगा, लेकिन सीरीज में जब कनेक्ट होता है तो अगर एक अप्लायंस खराब हो गया तो वो आगे करंट को फ्लो नहीं करने देता है। तो वही रीज़न है कि फ्यूज जो है सीरीज में कनेक्ट होता है अप्लायंसेस के साथ, ये गर्म हो जाता है और ब्रेक हो जाता है। फिर एंड में है इलेक्ट्रिक पावर, अभी हमने डिस्क्राइब किया था, P इज इक्वल्स टू वी आई होता है। P की जो पावर है इसकी यूनिट होती है वॉट, तो 1 वॉट को अगर हम डिफाइन करें तो 1 वॉट को कैसे डिफाइन करेंगे, 1 वॉट इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर, ये होता है 1 वोट। तो P इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर कर सकते हैं, यहाँ पे V की जगह अगर आई आर लिखेंगे तो आई स्क्वायर आर हो जाएगा, ऐसे ही फिर I की जगह V बाई आर करेंगे तो ये आ जाएगा, देखो I की जगह V बाई आर करेंगे तो V स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा ये, और R पहले ही है इसके साथ तो R से R कैंसिल आउट हो जाएगा, V स्क्वायर बाई आर बच जाएगा। ठीक है, ये हमारी स्मॉल यूनिट होती है वोट, अगर इसको ज़्यादा लार्ज यूनिट में अगर हम डिफाइन करें तो वो किलो वोट आर बन जाती है। किलो वोट आर को कैसे हम लिखते हैं, 1000 वोट इंटू 3600 सेकेंड। इसको जब हम कंजस्टेड करके लिखते हैं तो ये बन जाता है 3.6 और 10 रेज़ टू द पावर 6, दैट इज वोट सेकेंड और जूल। जूल जो है ये यूनिट होती है इलेक्ट्रिक पावर की। तो ये हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर किया, सारे जो भी टॉपिक्स थे वो हम डिस्कस कर चुके हैं, ये यहीं पे फिनिश होता है। जो भी प्रॉब्लम्स है कुछ भी जो है वो हम बाद में देखेंगे, अभी ये कंप्लीट हुआ।